अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नम्स 2024 में फ़िज़िक्स का पोर्शन। वैसे नम्स 2024 में फ़िज़िक्स के पोर्शन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की, लेकिन इसके बावजूद इसकी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्कशन आगे जाके हमें एमडी कैट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। और जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था वहाँ पर वो था, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन इट परफॉर्म्स वर्क ऑफ 64 10⁻6 जूल्स इन 8 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि जनाब पावर डिस्कस हो रही है, पावर बराबर है W/T के, तो फिर डेफिनेटली हम लिख सकते हैं 64 10⁻6 डिवाइडेड बाई 8। तो अब आपके पास ये आंसर बनेगा 8 इंटू 10⁻6 वॉट। और डेफिनेटली अगर इन टर्म्स ऑफ मेगा देखें तो हम कहते हैं ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पी इज़ गिवन बाय, ये एक बड़ा मशहूर और एक आसान सवाल था। हम लोग अपने रेगुलर डिस्कशन में इसको डिस्कस करते रहे। P²/2m या कैपिटल M, जैसे भी आप मैथ्स को रिप्रेजेंट करें, तो फिर डेफिनेटली इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ऑप्शन जो आपके पास सी है दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ बेस्ट ऑप्शन, कि जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि 1/2 P²/m इज़ द बेस्ट ऑप्शन। When dolphin leaves the water, it has lots of kinetic energy. It at its highest point, its energy is, एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जब वो सरफेस को छोड़ रही है तो उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, और जो टॉप ऑफ द पाथ पहुंचती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो हम कहते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। Absolute potential energy is given as UG negative GMM over R. The negative sign indicates that Earth's gravitational field of mass for mass M is, नेगेटिव साइन मतलब अट्रैक्शन को शो कर रहा होता है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को है, बॉडी की मूवमेंट ड्यू टू अट्रैक्शन इस तरफ को होगी, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये अट्रैक्शन को शो कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल इज, अब वेलोसिटी की बात हो रही है, उसकी डायरेक्शन मुसलसल, जब एक सर्कुलर पाथ पर है मुसलसल चेंज हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि फिर वेरिएबल इज द बेस्ट ऑप्शन। इफ यू स्टॉप्स योर कार क्विकली बाय वेयरिंग सीट बेल्ट्स, चांस ऑफ इंजरी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज सीट बेल्ट अप्लाइड एक्स्ट्रा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ऑपोजिट फोर्स या जीरो फोर्स। वो जो जब आप मूव कर रहे होते हैं ना, और मूव करते हुए ब्रेक लगाते हैं, तो इन केस ऑफ नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट क्या होता है, आप इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएंगे। अब सीट बेल्ट ने क्या करना है, उस इनर्शिया को कंट्रोल करना है, उस इनर्शिया को कंट्रोल करते हुए वो एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगी और आपको उस सीट के साथ जोड़े रखेगी। तो हम कहते हैं कि ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है जो उस पर्सन को इंजरी से बचाती है। अ बॉल विद मोमेंटम 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हिट्स अ वॉल एंड बाउंसेस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन मोमेंटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। एक बॉडी इस तरफ को जा रही है, वॉल से टकराती है, वापस आती है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम, एंड फाइनल मोमेंटम इज नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम इज नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम विद नेगेटिव साइन। तो डेफिनेटली आपके पास -2 इंटू 8 मीन्स -16 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स रेंज, तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सवाल था कि जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अब रेंज इज हाफ, मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द रेंज, यानी हाइट इज इक्वल टू R/2। और जब मैं इस सारी बात को लिखता हूँ कि वो जी हाफ ऑफ द रेंज के बराबर थी, तो इस बात को मेरे पास जब आती है बात, तो ये कुछ इस तरह की सी स्टेटमेंट डेवलप हो रही है। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 आपके पास बनता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज
63 डिग्री। अब ये एक ऐसा सवाल था वहाँ पर जो कैलकुलेटर के बगैर पॉसिबल नहीं था। ये एक ऐसा सवाल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। हमें कुछ बातें पता है, टेंजेंट इनवर्स 4 76 डिग्री होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री होता है। ये दो बातें हमें मालूम है कि टेंजेंट इनवर्स 4 जो है ये 76 डिग्री होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये आपके पास 45 डिग्री होता है। अब इसके दरमियान की एक वैल्यू आपके पास आ रही है और फिर इसमें इतनी क्लोज कॉल्स मौजूद हैं, इतनी क्लोज कॉल्स में एस्टिमेट करना भी मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें नो डाउट बगैर कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं था। Sarah goes around a circular track that has diameter of 20 meters. If she runs around the entire track for the distance of 180 meter, what is her angular displacement? Theta is equal to S by R और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 180 है, जो उसने रेडियस था दैट इज़ 10, क्योंकि ये डायामीटर है 20 का, रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायामीटर, तो फिर हम ये कहते हैं कि इट मस्ट बी 18 रेडियंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन थी। एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अपने टेस्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं था। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल, आपने जो है वो फिंगर्स को कर्ल करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। योर थंब विल पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द लेफ्ट हैंड, पुट द थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, या पुट द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड। अब इसके अंदर ये जो लेफ्ट हैंड वाले किस्से थे ये तो बिल्कुल बीच में से निकाल दें। थंब को आप नहीं घुमा रहे बल्कि आप जो एक्सिस है उसको राइट हैंड में ले रहे हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन थी। A particle moves in a circle of radius 200 centimeter. 200 centimeter मतलब 2 मीटर, रेडियस इज 2 मीटर, विद द लीनियर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड आपने बतानी है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से, और आपके पास V20 R2 तो 10 आपके पास आंसर आ रहा है रेडियंस पर सेकेंड। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन थी। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बात हमें याद है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बिकॉज ये जो आपकी स्पीड की बात है ना, ये ई बाय रो, तो हम ये कहते हैं कि ई बाय रो की रेशो जो है ना सॉलिड के लिए वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू एयर। तो ई बाय रो स्क्वायर रूट ऑफ ई बाय रो की रेशो जो है वो ग्रेटर है ई बाय रो की रेशो फॉर द एयर के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन थी। A body of mass 10 kg is connected to the spring and it is oscillating on the horizontal frictionless surface. Mass को जरा अंडरलाइन कर लें, शायद इसका इस्तेमाल है। If the maximum displacement of the body is this, एम्पलीट्यूड बताया, and spring constant is this, k की वैल्यू आ गई, what is the acceleration of the body? Acceleration of the body is omega square x. ओमेगा k by m होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे सिंपल k बाई m आ जाएगा, और x k की वैल्यू उसने बताया 20, x की वैल्यू उसने बताई 20 सेंटीमीटर यानी 0.2, और m की वैल्यू उसने बता दी 10। ये तो कैंसिल आउट हो गए सिंपल। अब 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। A normal person can hear sound wave ranging in frequency from 20 to 20 kilohertz, the maximum wavelength। अब ये देखिए, अब इसमें बहुत सिंपल आपके पास डिस्कशन है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर एफ। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ है, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ। उसने पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ का। स्पीड जनरली टेकन एज 340 और फ्रीक्वेंसी इज 20, तो कैंसिलेशन सिंपल आपके पास, तो ये 7। तो अब हम ये कहते हैं कि 17 मीटर आपके पास जो है मैक्सिमम वेवलेंथ उसने पूछी है ना, तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास 17 मीटर है, और ये मिनिमम वेवलेंथ आपके पास अगर पूछी जाती तो 17 mm यानी 17 मिलीमीटर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है दैट इज़
17 इज द बेस्ट ऑप्शन। NaCl डिजॉल्व क्विकली इन वाटर ड्यू टू, अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इस सवाल का, ये हमारे सवाल, इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक सवाल आ गया था, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मौज है, उन्होंने सवाल ऐड कर दिया, तो हमने भी इस सवाल को कोई कमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसका हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं था। कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इज इनफाइनाइट। आपके पास ये जो टाइम होता है ना, इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट, तो जो टाइम होता है वो जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है दैट इज 99.9%। तो फिर फुली चार्ज के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होता है? तो फुली चार्ज के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना, वो इन्फिनिटी चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज, ई कैलकुलेट कर रहे हैं आप के क्यू बाय आर स्क्वेयर, के 9 इंटू 10 टू रेस पर 9, क्यू 2 10 रेस पर -6, और डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, और ये स्क्वायर होने के बाद 0.01 बन जाएगा। आप इस पॉइंट को ख़त्म करें और इसको भी यहाँ पर ले जाएं, ये बन जाएगा आपके पास 2। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18 10 रेस पर 9 -6 प्लस 2। और जब मैं इस सारी बात को देखता हूँ तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ, इस सारी स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूँ कि जनाब ये आपके पास जो स्टेटमेंट डेवलप हो रही है ये कुछ इस तरीके से हो रही है कि ये 18 इंटू 10 टू रेस पर 11 -6 5 बचता है। अब यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन ठीक नहीं थी जो हमें यहाँ पे ठीक लग रही हो, तो अगेन मर्जी। एक सवाल था जी, एट मिड पॉइंट पी की वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज था, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज था, मिड पे वो पूछते हैं। अब देखिए मिड पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं होती, तो जहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो लिखा हुआ था इसको तो डिस्कार्ड कर दें, लेकिन मिड पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, मिड पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। A process in which all the heat energy is used for increasing internal energy of the system is known as isochoric system। जो हीट दे रहे सबकी सब टेम्परेचर बढ़ा रही है, वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन मतलब आपके पास जो फॉर्मेशन है वो तो ये है ना, अब सारी हीट अगर टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो हो गया। तो W0 मीन्स P डेल्टा V0, P ज़ीरो नहीं हो सकता तो डेल्टा V0 हो सकता है। तो अगर डेल्टा V0 है तो फिर वो आइसोकोरिक सिस्टम या आइसोमेट्रिक सिस्टम जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता। द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन AC फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर इज, अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें पता है कि π/2 का फेज शिफ्ट मौजूद होता है। हमें ये भी पता है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो वोल्टेज जो होता है वो V0 साइन ओमेगा टी होती है। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो करंट की वैल्यू CV0 कॉज ओमेगा टी के बराबर आ रही होती है। कुछ इस तरह की टर्म हमारे पास बन रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि हम इसको सिंपल अगर लिखना चाहें तो हम इसको सिंपल कहते हैं जी, बाकी बातें छोड़ें, इसको इसी फॉर्मेशन में लिखें I0। तो ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉस पे डिपेंड कर रहा होता है, π/2 का फेज शिफ्ट आ रहा होता है, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। A particle has a charge 1 coulomb falls through the potential difference of 5 volt. The energy required is simply 5 आपके पास जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं Q डेल्टा V 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते, लेकिन कहते हैं ये 1 कूलम चार्ज है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब बताएं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एनर्जी कितनी उसको मिल रही होगी। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली 5 वोल्ट आप जाउल इनफैक्ट आपके पास आ रहा था, क्योंकि 1 कूलम चार्ज है ना। अच्छा, अब 1 कूलम चार्ज है तो हम कह रहे हैं कि 5 जाउल है। अगर वो कहे कि एक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इस बात को कहते हैं कि जी ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो फिर आपके पास इस सिचुएशन बदल जाती और ये बन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 रेज पर माइनस 19, तो इट वुड बी समथिंग लाइक 8 इंटू 10 टू रेज पर माइनस 19 जॉल। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आपके पास ये बात आती है। विच ग्राफ एक्सप्लेन्स नॉन ओमिक मटीरियल हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि करंट तेजी के साथ, देखिए इसमें रेजिस्टेंस आके बढ़ना शुरू हो गई तभी तो करंट कांस्टेंट हो गया। इसके अंदर तो बिहेवियर ही अजीबोगरीब सा है, इसके अंदर यूनिफॉर्म बिहेवियर है, तो ये वाहिद है जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम हुई है और करंट तेजी से फ्लो कर रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, ये एक बहुत आसान सा सवाल था। इसके अंदर ये दोनों पैरेलल में हैं और ये इनफैक्ट इनके साथ पैरेलल में है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है और 1 ओम की रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल हों, R बाई एन का फार्मूला लगाएं तो आप 1/3, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। 4 फैंस ऑफ 100 वाट each, 2 bulbs of 100 watt each works for 2 hours daily, the energy consumed in 30 days। 4 फैन है 100 वाट के, यानी टोटल वोल्टेज यहाँ पे 400 वाट है। 2 बल्ब ऑफ 100 वाट के, यहाँ पे टोटल वोल्टेज 200 वाट है, तो टोटल वोल्टेज जो बन गई आपके पास पावर वो 600 वाट हो गई है। ठीक है, अब 600 वाट के बाद वो कहते हैं जी कि ये सब के सब 2 आवर्स डेली चल रहे हैं, मतलब आपने पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000, तो मल्टीप्लाई बाय वो जो आपके पास अगर अमाउंट उसने पूछी होती तो हम यहाँ तक देखते हैं, पावर 600 है, टाइम 2 आवर्स 30 डेज के लिए डिवाइडेड बाय 1000। अब आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशंस के बाद जो सेंस डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि 36 किलोवाट आवर के करीब कोई आंसर बनना चाहिए था, कोई ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं थी वहाँ पर। The wire of length 100 centimeters is perpendicular to the magnetic field of 0.5 Tesla. If wire carries 10 ampere current, then force ILB, simply current 10 है, length 1 है, magnetic field 0.5 है, तो 5 न्यूटन फोर्स आपको लग रही है। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर सेमीकंडक्टर्स, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमें पता होनी चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस 2 times, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, फॉर्मूला जो है एनर्जी का वो E² के साथ है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/AD। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस बाय 2 times, देन एनर्जी डेफिनेटली 4 times इंक्रीज होनी चाहिए। Horizontal range of the projectile will be maximum when sin 2 theta is 1, ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। और इस केस को जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो थीटा बिकम्स 45 डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज एंड 2π/5 रेडियंस, तो हम कहते हैं 2π रेडियंस के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं और बाय 5 कर लें तो आप इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 72 डिग्रीज आंसर आ रहा है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब आप इसको करेंगे तो 35 के साथ 7 और 1 आगे चला गया 10 और ये 2, तो इसमें कोई मसला नहीं था। अ ट्रांसफार्मर यूज 220 वोल्ट लाइन डिलीवर्स 20 एम्पेयर एट 1800 वोल्ट। ये VP है, ये IS है और ये VS है। अब व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, IP आपने बताना है, तो हम ये कहते हैं IP इज इक्वल टू VS ओवर VP इंटू IS। वो पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट वाला फॉर्मूला है बेसिकली। 1800 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 220। पहले तो इसे कैंसिल आउट करें फिर इसे कैंसिल आउट करें, तो 180 एम्पेयर। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। For rectifying AC to DC, the transformer used step down 10F is equal to 10 plus डैश। ये एक सवाल था जी, और इस सवाल की पता नहीं स्टेटमेंट्स क्या चल रही हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक 1 रैम इज इक्वल टू, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक सवाल आ गया हमारे पास, और इसमें हमने ये बताना था कि 1 रैम किसके बराबर होता है। हम ये कहते हैं कि 1 रैम इज बेसिकली 1 रैम इज इक्वल टू
0.01 सिवट के बराबर होता है। अब सिवट किसके बराबर होता है? तो हम ये कहते हैं कि जब आप 1 सिवट की बात करते हैं तो 1 सिवट बराबर होता है 0.01, ये साथ आ गया, और सिवट इज इक्वल टू ग्रे ओवर RBE, और अब हम कहते हैं ग्रे इनटू RBE इनफैक्ट। तो अब मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है इसकी, दैट इज ऑप्शन बी। ये जो पोर्शन है ना, बेसिकली ये शो कर रहा है सिवट को। अब सिवट और रैम का जो आपस का रिलेशन है वो ये है। तो इस बात को इस तरीके से समझना है कि ये रिलेशन इस तरीके से पूछा गया था, 1 रेड इज इक्वल टू, अब ये दूसरा जो यूनिट था आपके पास, उसमें जब हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि 1 रेड बेसिकली इक्वल टू 0.01 ग्रे, और ग्रे बेसिकली इक्वल टू जाउल पर किलोग्राम, तो इट इज़ 0.01 जाउल पर किलोग्राम। तो फिर हम ये कहते हैं कि ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। देखें, किलो पर जाउल तो था ही नहीं, जाउल भी नहीं था, किलोग्राम भी नहीं था, तो वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से भी हमें नज़र आ रहा है कि एक ही ऑप्शन ठीक थी। 60 किलोग्राम मैन अब्जॉर्ब लीथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज ऑफ 200 ग्राम विद RBC फैक्टर ऑफ 20, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पर्सन। अब हम ये कहते हैं कि ये जो एब्जॉर्ब डोज का फैक्टर है आपके पास D इंटू RBE, और D इज इक्वल टू E बाय M इंटू RBE। अब जो उसने 60 किलोग्राम मैन है, ये 200 ग्राम, मतलब इसको सिवट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस इज़ 2 सिवट, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 60 उसका मैथ था, फैक्टर 10 था, कैंसिलेशंस, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की बेसिकली वो आ गई आपके पास 12 जाउल। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। सोमैटिक इफेक्ट कॉजेज स्किन बर्न्स, ऑप्शन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ईच पर्सन एक्सपीरियंस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोज इन 1 ईयर, ये आपके पास 1 सिवट के करीब होती है तकरीबन। और ये थी हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में कुछ चीज़ें आपके पास आउट ऑफ सिलेबस थी, इग्नोर करें। कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल्स थे, इंफॉर्मेशन थी, और वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो था फिजिक्स के पोर्शन का वो ज़रा आसान था। तो इस डिस्कशन को सुने, इसमें जो चीज़ें आपको वीक लगती हैं उनको पढ़ें दोबारा से, उनको सीखें, और जो आपका MD कैट है उसकी बहुत अच्छी सी तैयारी करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।